आज की NDS FB लाइव सभा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इस समय सल्ट विधानसभा के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और NDS का पहला विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है और सल्ट उत्तराखंड में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अभी मध्यावधि चुनाव घोषित हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने वहां इलेक्शन कराने का फैसला किया है। न्याय धर्म सभा ने इसको एक न्याय प्रचार के अवसर के रूप में स्वीकार किया है और अपना प्रत्याशी वहां खड़ा किया जा रहा है ताकि हम लोग वहां के क्षेत्र की जनता को न्याय के पूरे अभियान से परिचित करा सकें और चुनाव के इस महत्वपूर्ण आगामी लगभग 20 दिनों में काफी कुछ न्याय प्रचार किया जा सकेगा। तो NDS टीम को इसके लिए अग्रिम बधाई दी जाती है कि वो लोग अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं। न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अब उतर रही है और धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते हुए ये पूरे राजनैतिक परिवेश को शुद्ध करने के लिए अपने कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। सभी जितने भी अपने कार्यकर्ता गण हैं न्याय धर्म सभा के, जो लोग भी वहां जा सकते हैं न्याय प्रचार के लिए, वे सभी वहां के लिए इस बीच में 15 से 20 दिन का समय निकालकर वहां जा सकते हैं और ये एक अच्छा अवसर है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं न्याय प्रचार कार्यक्रम में और अधिक से अधिक मात्रा में वहां पहुंचकर वहां के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्राय सभी ग्राम पंचायतों में जाकर जन जन और घर घर तक न्याय के सिद्धांत को पहुंचाना है। सभी लोग इसके लिए पूरी तैयारी कर लें और अपना समय कीमती इस बीच में जो लोग व्यस्त भी हैं वो कोशिश करें कि इस दरमियान अगर उनको छुट्टी मिल सकती है तो वहां जा सकते हैं और अपनी न्याय प्रचार की भूमिका निभा सकते हैं। अब ये सुनिश्चित है कि वहां पे जैसे जैसे न्याय की जानकारी बढ़ रही है लोगों में उत्साह बढ़ रहा है और अभी वहां से जो हमारी टीम गई है सल्ट के लिए, तो उस पूरे सल्ट क्षेत्र में जहां जहां भी उन्होंने जनसंपर्क किया है तो न्याय के कंसेप्ट से सभी लोग वहां के नागरिक अभिभूत हैं और आशान्वित भी हुए। निराशा के बादल छटे, लोगों में उत्साह देखने को मिला कि लोग 70 साल के राजनीतिक इतिहास में भारत के
जो अपेक्षा रखते थे नागरिक कि उनके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, न्यायोचित नियम बनेंगे, न्यायोचित नीतियां बनेंगी, न्यायोचित कोर्ट के फैसले होंगे, वे अभी तक कहीं पूरे पर्यावरण में दिखाई नहीं दे रहे। पूरा राष्ट्र इससे वंचित है। और अब तक जितने भी राजनेता और राजनीतिक दल सामने आए, उनमें एक भी कोई ऐसा उद्देश्य लेके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। वो बस एक दूसरे को धक्का मार के नीचे गिराने के अलावा कोई काम नहीं करते। न्याय धर्म सभा विगत 30 वर्षों से काम कर रही है सामाजिक संगठन के रूप में। अब इसे पहला चुनाव है इसका, ये जो राजनीतिक दल के रूप में सामने आई। अब एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये काम करते हुए और न्याय के संपूर्ण दर्शन को ये जन जन तक पहुंचा रही है। न्याय जो है वो हिताधिकारों से संबंधित होता है कि मनुष्यों के अधिकारों और कर्तव्यों का जो समान और उचित रूप से विभाजन होता है, वितरण होता है, उसकी सुलभता होती है, उसे ही न्याय कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि देश जो है वो अर्थव्यवस्था से चलता है। अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा राजकोष होता है। वो राजकोष पब्लिक प्रॉपर्टी है। लोगों ने सोचा कि ये राजाओं की प्रॉपर्टी है और राजा कोई खानदानी लोग उस पर पीढ़ी दर पीढ़ी बैठते रहते हैं। ऐसी एक परिकल्पना, एक मिथ्या भ्रांति लोगों के मन में बैठ गई थी और सभी लोग जो हैं वो इसी भ्रम में ही जीते रहे। भ्रम क्या था कि जनता का शासन में कोई दखल नहीं है या नहीं होना चाहिए। जनता का शासन व्यवस्था में या राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में जनता की कोई भूमिका नहीं है। चंद लोग जो पैदाइशी उसकी मिल्कियत धारण कर लेते हैं, वे ही उसके मालिक बने रहते हैं। ऐसा एक इल्यूजन, एक भ्रम पूरी दुनिया में फैलाया गया था। लोकतंत्र जब से आया, अब पिछले 200 सालों से लगभग लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीरे धीरे मजबूती की ओर बढ़ रही है और ये क्रमशः मजबूत होते हुए अब अधिक व्यापक रूप से सामने आएगी। लोकतंत्र वास्तव में लोक का मतलब पब्लिक ही होता है और तंत्र माने होता है व्यवस्थागत संरचना। राष्ट्रीय व्यवस्थागत संरचनात्मक ढांचे को तंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जनता की व्यवस्था, जनता का शासन। तो तंत्र यहां सरकारी तंत्र से ही उसका अभिप्राय है। तो लोकतंत्र जो है लोक शासन के अर्थ में ही मान्य है। लोक शासन का मतलब यह है कि किसी भी एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। शासन लोकतांत्रिक हो, इसका मतलब है सार्वजनिक हो। तो डेमोक्रेसी जो है वो एक सार्वजनिक शासन प्रणाली है। हम लोग इसमें नहीं समझे और उसका परिणाम ये हुआ कि शासन निरंकुश हो गया। अच्छा, शासन भी शासन तक नहीं जाता था। शासन की जो स्थिति थी वो प्रायः राज्य पर ही स्थित रहेगी। तो राज्य में स्थित रहने के कारण जो प्रशासनिक क्रिया थी वही शासन बन गई। प्रशासक ही शासक बन गया, माने राजा ही नायक बन गया। तो इसीलिए उसको राजतंत्र को अधिनायकवाद भी कहते हैं, तानाशाही।
एक व्यक्ति तलवार के बल पे कुछ लोगों को हरा के, कुछ सैनिकों को हरा के, कुछ जनता को निर्बल साबित करके और वो अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, लोगों को डोमिनेट करता है और दबे कुचले लोग उसके अंडर में रहने को विवश होते हैं। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन्हें कुचल दिया जाता है, बूटों के नीचे, बंदूकों के नीचे, तलवारों के नीचे, बमों के नीचे। तो इसका मतलब यह है कि ये जंगल में जैसे एक सिंह का शासन स्थापित हो गया, अब कोई कुछ बोले तो सिंह उसे मार के खा जाएगा। तो ये जंगल राज चल पड़ा पूरी दुनिया में। परिणाम ये हुआ कि उस जंगल राज का फल जनता विगत हजारों साल से भुगत रही। जनता के साथ जो दमनकारी चक्र चला उसमें जनता की रूह कांप गई। लोग अपना अधिकार खो बैठे, अपना कर्तव्य खो बैठे, अपनी जिंदगी की हर जरूरत खो बैठे, हर समृद्धि खो गई, स्वास्थ्य खो गया, सब कुछ खो गया। और एक समय तो ऐसा आ गया था कि मुश्किल से कोई 35 साल औसत आयु हो गई, जीवन गिरता चला गया। क्यों? जंगल में मानव जीवन जंगल में फलीभूत नहीं होता, जंगली परिवेश नहीं, इसे सहजीवी सामाजिकता चाहिए। इसीलिए मानवीय समाज शास्त्र कहता है, आप जब आगे महाविद्यालय में पढ़ने जाते हैं और समाज शास्त्र अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात जो समझाई जाती है वो ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब यह है कि वो सामाजिक सभ्यता, सामाजिक वो सभ्यता क्या है? सभ्यता माने जहां सब मिल के रहते हैं उसे सभ्यता कहते हैं। सहजीविता को सभ्यता कहते हैं, साथ मिलकर के जीना। तो सहजीविता माने सभ्यता, और वो कैसी हो? सामाजिक। तो सामाजिक माने सम में जा, सम धन आज से समाज शब्द बनाए हुए हैं। तो सम का मतलब यह है कि जहां पर सम्यक हिताधिकारों की अभिस्वीकृति हो, परस्पर सहमति हो, समान हिताधिकारों के लिए सहमत व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा में आप समझ सकते हैं। तो सामाजिक सहजीविता, सामाजिक सभ्यता, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो उसे सामाजिक सहजीविता की जरूरत है। ये जंगली द्वैत पर आधारित, मैं तू के संघर्ष पर आधारित, सबल और अबल के संघर्ष पर आधारित, कि जो बलवान होगा वो अबल को खा जाएगा, उसके हिताधिकारों को लूट लेगा, उसके जनाधिकारों को लूट लेगा। तो ऐसा ना हो करके एक ऐसी सामाजिक सभ्यता, एक ऐसी सहजीवी, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, जनता की सहभागिता पर आधारित जो शासन व्यवस्था होती है उसे लोकतंत्र कहते हैं, संक्षेप में कहा जाए तो। अब्राहम लिंकन ने कभी अमेरिका में इसकी परिभाषा की थी। अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रपति हुए, उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। ये जो है लोकतंत्र की उन्होंने ये 3 ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में इसे परिभाषित किया। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। तो ये बड़ी प्यारी सी परिभाषा है, जिसे आप समझें। जनता का शासन हो माने जनता में से ही लोग शासन करें,
जनता से जो समाज से मिलके नहीं रहता, बाहर अलग रहता है और बाहर से कूद के कहीं से आता है और कहता है कि वो मुगल है उसका साम्राज्य होना चाहिए, वो अंग्रेज है उसका साम्राज्य होना चाहिए, उसका आए उन्होंने शासन कब्जा कर लिया, वहां से बाहर भी लोग मुड़ आए उन्होंने कब्जा कर लिया। या आपके बीच का ही कोई जो आपके समाज की सामाजिक सभ्यता से सहमत नहीं है, उसने बलपूर्वक तलवार के बल पर कोई डाकुआ को कब्जा कर लिया। जैसे घनानंद का केस आप सुनते हैं कि एक नाई है और वो पैर दबाते हुए जो है आगे बढ़ जाता है और फिर उसकी राजा की हत्या करके और स्वयं राजा बन जाता है, और फिर वो तलवार के बल पे पूरी प्रजा को दबाता है, डराता है और उनके सारे हिताधिकार लूट लेता है, खजाने को भी सब पार करता रहता है, उसे जनहित में उपयोग नहीं करता। आज भी क्या है, आज भी ये माना जाता है कि लोगों का तो यही ख्याल है कि 80-90% तक जो राजकोष है वो मैक्सिमम 80-90% तक 1 से 5% लोग अपने लिए उपयोग कर डालते हैं, जनहित के लिए उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो जब जनहित के लिए राजकोष का उपयोग नहीं, तो वो जो राष्ट्रीय कोष है, जो लोक कोष है, जो सार्वजनिक कोष है, उसका जब सार्वजनिक हितों में कोई उपयोग नहीं हो रहा, सार्वजनिक दृष्टि से शिक्षा रोजगार सुविधा संरक्षण पर इसका वितरण नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से चंद लोग ही उसका उपभोग करते रहेंगे और कर रहे हैं। विगत हजारों वर्षों से ऐसा चल रहा है। तो ये बेईमानी जनता के अपने न्यायोचित हिताधिकारों का बोध न होने के कारण आगे बढ़ती चली जाती है। अच्छा, इसीलिए वो लोग जनता को शिक्षित नहीं करते, कभी जनता को जानकारी नहीं दे सकते। उनका कहना तो यहां तक है कि वो आपके लिए जान दे सकते हैं लेकिन आपको जानकारी नहीं दे सकते। वो जान दे सकते हैं, वो आपके लिए मर जाएंगे, कई शहीद हो गए आपके लिए, कई महापुरुष आपके लिए शहीद हो गए, लेकिन आपको सही बात की जानकारी नहीं दी। और सही बात क्या है कि जो एक है वही दूसरा है, ये दर्शन पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? जो मैं है वही तू है, तो जो मैं का अधिकार है वही तू का होना चाहिए। जो यदि एक नागरिक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को भी मिलनी चाहिए, उसका अर्थ ये हुआ। तो ये बातें क्यों नहीं बताई जा रही? ना ये बात आपको गांधी जी बता रहे, ना ये बात आपको कोई दूसरा महापुरुष बता रहा, ना जितने नेहरू जी बताए, ना अटल जी बताए, ना आडवाणी जी बताए, ना हेडगेवार जी बताए, ना ही कोई कबीर जी बता रहे, ना नानक जी बता रहे। अब क्या होगा? जिंदगी भर वो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको मुफ्त में खाना खिलवा देंगे। हर एक धर्म में अन्न क्षेत्र खुला हुआ है, चाहे आप हिंदू धर्म में चले जाइए, चाहे सिख धर्म में चले जाइए, चाहे ईसाई धर्म में चले जाइए, सभी जगह आप जाएंगे तो वो आपको, आप गरीब हैं खाना ले लीजिए, रोटी ले लीजिए। लेकिन आप कहेंगे रोटी क्यों, रोजी दे दीजिए, तो कहेंगे ना ना ना, रोजी वो अपने पास रखेंगे, रोजी के जो साधन है वो अपने पास रखेंगे और आपको उसमें से रोटी दे देंगे। क्योंकि संसाधन जिसके पास होता है वही मालिक होता है। वास्तव में फैक्ट्री के संसाधन जिसके नाम से हैं वो फैक्ट्री का मालिक बन जाता है और बाकी लोग सब उसके नौकर हो जाते हैं। तो ये मालिक और नौकर का संबंध बनाए रखने के लिए आपको रोटी तो वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन रोजी नहीं देते। अभी कोरोना आया, सबको घर घर अनाज पहुंचाने की चेष्टा की गई, भूकंप आता है, सबको अनाज, खाना, पानी सब लोग पहुंचाने में जुट जाते हैं, सारे समाज सेवी लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप ये वाली दया करना, अगर इनको रोजी देने में थोड़ी लगा दो तो इनका हमेशा के लिए ही इलाज हो जाएगा। गरीबों की सेवा, गरीबों की मदद। आप देखो, उस दिन हम कह रहे थे कि राशन कार्ड जनता का बनता है, हमने कहा कि शासन कार्ड बना दो। जैसे राशन पाने का अधिकार है, ऐसे शासन पाने का आपको अधिकार होना चाहिए। तो आप शासन कर सकें, जनता का शासन हो। शासन कैसे करोगे? शासन करने का मतलब है, शासन के 3 विभाग होते हैं, विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका।
विधायिका का काम है विधान बनाना, कानून बनाना, नियम बनाना। मंत्रिका का काम है सलाह देना, नीतियां बनाना, सलाह देना, परामर्श देना। न्यायालय का काम है वो आपको निर्णय देता है, आपके हर विवाद का फैसला देता है। तो देखें, तीन काम हुए, नियम, नीति, निर्णय। तो शासन तीन अंगों में विभक्त रहता है, नियम, नीति, निर्णय। माने विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, विधानमंडल, मंत्रिमंडल और न्यायमंडल माने न्यायालय। तो देखें, ये तीन भागों में बटा है। ये तीनों जो है जो काम करते हैं वो नियम, नीति, निर्णय, इसी को शासन कहते हैं। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था ही पूरे देश को चलाती है। तो शासन व्यवस्था में जनता की कोई भागीदारी ही नहीं है, जनता का कोई अंकुश ही नहीं है। तो जो कोई भी गुंडा तलवार के बल पर वहां बैठ जाता है और सारे नियम, नीति, निर्णय अपने कब्जे में कर लेता है। अब उसका परिणाम ये होता है कि जनता जो है शासन से बाहर चली जाती है। तो राजनीतिक न्याय इसके साथ नहीं हो पाता। राजनीतिक न्याय का मतलब है सब समान हिताधिकारी हैं, तो शासन में भी सबकी भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। अब कब होगी? जब जनमत के द्वारा हर जनता के मत को लेकर के ही वहां के नियम, नीति, निर्णय को पारित या खारिज किया जा सके। यहां देखें, ये तीनों चीजें हैं, नियम पारित, नियम खारिज, नीति पारित, नीति खारिज, निर्णय पारित, निर्णय खारिज। तो नियम, नीति, निर्णय को पारित अथवा खारिज, पारित अथवा निरस्त करने के ये दो तरीके होते हैं। तो तीनों के दो दो तरीके होने से ये 6 मताधिकार इसके हो जाते हैं। और इस शासन व्यवस्था से संबंधित शासन सत्ता बढ़ जाती है जो इस काम को करती है। तो वहां पर नियम बनाने का काम नेता करता है, मंत्री जो है वो नीतियां, जज जो है वो निर्णय। तो ये शासन व्यवस्था के पैरेलल शासन सत्ता भी रहती है। तो दोनों जोड़ दिया जाए तो 6 मताधिकार इसमें और 6 मताधिकार इसमें होने चाहिए। तो 12 मताधिकार बैठते हैं जनता के। आज तक पूरी दुनिया में कहीं जहां लोकतंत्र है, कहीं भी आपको केवल 1 मताधिकार दिया गया है 12 में से, और वो भी अधूरा, वो भी कंप्लीट नहीं। 12 में से केवल 1, माने कि 11 मताधिकार आपके गायब हैं और आपसे बताया गया कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र इतना कंप्लीट पैकेज है। इसमें ये कुल 12 मत, 6 इधर और 6 इधर, ये प्लस बना है। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ? 12। तो ये कुल 12 मताधिकार होते हैं। तो ये लोकतंत्र हम लोग ला रहे हैं। अब इसमें जनता का बाकायदा शासन पर अंकुश होगा। तो उसमें जो निरंकुशता है घनानंदी, चाणक्य को फिर इतना झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। अगर ये लोकतंत्र लागू हो तो घनानंद कोई भी बैठो, क्या फर्क पड़ता है? नियम, नीति, निर्णय तो पारित खारिज जनता को करना है। तो नियम भी कोई भी बना लो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के सामने रखा गया तो जनता ने खारिज कर दिया अगर गलत बनाया तो। और अगर सर्वहित की बात होगी, जनहित की बात होगी, तो जनता उसके एंटी वोट देगी नहीं। जनहित अगर सिद्ध होगा तो जनता उसको वोट देगी पक्ष में, और जनहित के विरुद्ध होगा तो जनता कभी राजी नहीं होगी। इससे बात सिद्ध हो गई कि जो बात जितनी सर्वात्मक होती है वो उतनी सत्य के निकट जाती है। सर्वोत्तम इति सत्यम, तो सार्वजनिकता में ही सत्य है। सार्वजनिकता का मतदान कराते रहो, जितने अधिक लोग उसके पक्ष में आएंगे इसका मतलब वो जरूर सर्वहितकारक बात होगी, तभी अधिक लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसीलिए बहुमत पूर्वक, और बहुमत जितना ऊंचा होगा उतना अधिक सर्वात्मकता और उतनी अधिक उसके सही होने का प्रमाण। हाँ, पहले लोगों को जानकारी जरूर दे दो, ऐसे नहीं कि बिना बताए बिना ही आप मतदान किसी चीज का करा रहे हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ लोगों, मनुष्य एक प्रबुद्ध प्राणी है, इसको सभी को शिक्षा का अधिकार भी दे दो। क्योंकि अगर इसे भैंस बना के रखोगे तो ये समझेगा ही नहीं कि न्याय आप बोल रहे हैं, तो न्याय का शब्द का भी अर्थ नहीं समझ रहा है। अब जंगल से किसी आदमी को पकड़ के ले आओ जो वन में रहता है, अब उससे कहो न्याय, तो कहेगा क्या? वो समझेगा नहीं, क्या भी पता नहीं बोलेगा कि नहीं, यहां कुछ करेगा। तो इसका मतलब यह है
कि अगर मनुष्य को उसकी मनुष्यता छीन लोगे, मनस्तत्व जिसमें काम करता है वही मनुष्य है, और अगर ये मनस्तत्व इसका काम कर रहा है तो इसके हित की बात करोगे तो समझेगा क्यों नहीं। आज शिक्षा बढ़ गई, शिक्षा आपने नहीं भी दिया है तो भी संचार माध्यम के कारण, टेलीविजन के कारण, समझ लें, इंटरनेट के कारण, समाचार पत्रों के कारण, पत्रिकाओं के कारण, शिक्षित लोगों के साथ उठने बैठने के कारण बहुत से माध्यम ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से सभी का बौद्धिक विकास होना प्रारंभ हो गया है। तो जो स्कूल नहीं भी गए हैं वे भी बुद्धिमान हो गए हैं, पढ़े लिखों के बीच में रहते रहते, टीवी देखते देखते, समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते जानकारियों के पुंज वो भी हो गए हैं। तो अब आप देखिए, ज्ञान विज्ञान बढ़ा है, बुद्धि बढ़ी है, मानसिक शक्ति बढ़ी है, तर्क शक्ति बढ़ी है, कल्पना शक्ति बढ़ी है, स्मृति स्मरण शक्ति बढ़ी है, स्वाभिमान बढ़ा है। तो ये सभी चीजें लोगों में बढ़ी हैं, तो इसकी वजह से अब वो जो है अपना मान और अपनी मानवता को समझने लग गए हैं। अब जब वो समझने लग गए हैं तो फिर अब अपने मूल्यों की चिंता, फिर उनको अपने हितों की चिंता, मूल्य माने हित, हिस्सा, सबको अपने अपने हिस्से की, अपने अपने हित की अब चिंता होगी। तो जो जनहित की बात नहीं करेंगे नेता लोग, अब उनकी इज्जत नहीं रह जाएगी। अभी जैसे ही न्याय का प्रचार हम लोगों ने शुरू किया तो वहां पर लोगों ने बड़ी आतुरता दिखाई और भारी समर्थन किया। लोग बोले कि अरे आप लोग कहां थे, और वहां पे लोकल आदमी ही देखो धीरे धीरे लोग खड़े हो गए और हमने उनको एक प्रत्याशी भी बना दिया है। और ये सब बिना किसी अलूल जलूल खर्चे का ये चुनाव प्रचार हम लोग कर रहे हैं। जन साधारण लोग आपस में ही सब लोग खुद ही छपवा लो पंपलेट और खुद ही बांटो, इस सिद्धांत में हम लोग काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बड़े बड़े सेठों का हजारों करोड़ रुपए का चंदा लेके पार्टियां और उनके हित का कानून बनाती हैं, जनहित का नहीं बनाती। हम लोग ये जो पार्टी ले आ रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें बस कार्यकर्ताओं को 5-5 रुपए चंदा कलेक्ट करके और पंपलेट छपवा दो, आपस में कोई विशेष सहयोग कर लो और करते रहो। और प्रचार प्रसार के लिए कोई बहुत बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसे ही जन घर घर चले जाओ, पैदल पैदल टहलाओ और साइकिल से चले जाओ, मोटरसाइकिल से चले जाओ, जो अपनी सुलभ जो साधन जिसके पास है वैसा कर लो। और सभी जगह घर घर में ऐसा एक आध पंपलेट बना के सभी जगह चिपका दो, अपने से बोलो, लोग छपा छपा के और घर में सब लोग लगाएं पंपलेट, और धीरे धीरे सब समझने लग जाएंगे। ये एक ही पंपलेट में ये पूरा हम लोगों ने 111 प्रस्तावों का लगभग इसमें ब्रीफ सा बना दिया है। जो मुख्य मुद्दा है ये है न्यायशील महालोकतंत्र का, और दूसरा ये जो है न्यायशील जनाधिकारों का है। ये चारों जनाधिकारों के लिए ही सारी उठापटक है। 4 जनाधिकार होते हैं आपके जनता के। जनता को विद्या प्राप्ति का अधिकार माने शिक्षा शिक्षण, और जनता को रोजगार प्राप्ति का अधिकार, और जनता को आवासीय सुविधाएं प्राप्ति का अधिकार, और जनता को ये चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन आदि संरक्षण सेवा प्राप्ति का अधिकार। 4 बातें हैं। विद्या जीविका सुविधा संरक्षण, ये 4 जनाधिकार होते हैं। अब इन 4 जनाधिकारों में से अगर सभी नागरिकों को ये 4 जनाधिकार मिल जाए, जनता को अगर ये जनाधिकार मिल जाए तो जनता के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इन 4 जनाधिकारों पर राजकोष का 4 भाग में विभाजन 25-25% बजट कर दो। इसका हमने बजटीकरण भी दिया है। इतना सरल है, इतना सुंदर है कि उसे देख लो अगर तो धन्य हो जाओगे। उसे पढ़ो, समझो और एक दूसरे को समझाओ। 4 भाग में केवल राजकोष का विभाजन कर दिया जाए। चाणक्य जो घनानंद का दबा हुआ राजकोष का खजाना था उसको निकाल के जनता में उसने फैलाना शुरू कर दिया। क्यों? वो राजकोष को सब ऐसे ही राजा लोग पार कर जाते हैं। आज के राजनेता भी आपसे वोट झूठा लेके झूठी बातें बोलकर उसे उठा ले जाते हैं। कितने बड़े बड़े अभी गबन घोटाले भ्रष्टाचार के मामले उठे कि लाखों करोड़ के घोटाले, और हर चीज में घोटाला, चारा घोटाला, फला घोटाला, यूरिया घोटाला और जन जीव घोटाला और जाने कितने कोयला घोटाला, और कोई चीज ऐसी नहीं है। एक गेम भी करते हैं, 7,000 करोड़ का खर्चा नहीं 70,000 करोड़ का उसमें बजट पारित कर लेते हैं और उसका सब खा पी जाते हैं। जनता को पता नहीं चलता। 7,000 करोड़ का उसमें खर्चा नहीं,
कॉमनवेल्थ का जो नियम था, और उसमें भी इतना मारकाट, इतना तमाशा। अच्छा, फिर क्या करेंगे लोग? कानून बनाने वाले आएंगे, कहेंगे अच्छा इनको सबको कड़ा से कड़ा सजा देने का कानून बनना ना, सजा देने से उनकी चोरी थोड़ी रुकेगी। बिल्ली को बहुत मारोगे तो दूध पीना छोड़ देगी, बंदर को बहुत मारोगे तो केला लेके भागना छोड़ देगा। और कहते हो कि एक बंदर को बहुत मारेंगे तो बाकी सब बंदर को सीख मिल जाएगी। ना ना ना, एक बिल्ली को मारने से बाकी बिल्लियां चूहे नहीं पकड़ेंगी, ये बेकार का चिंतन है आपका। क्यों? सब जो है अपने अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार ही बहते हैं, इसलिए चिंता न करो। उनका स्वाभाविक गुण धर्म जो है वो चोरी का है तो चोरी करेंगे, उनको जो है सिर्फ राजनीतिक पदों पर भेजने का संकट क्यों करते हो? और या फिर ऐसी व्यवस्था दे दो कि आप अपने दूध को फ्रिज में रखो, करेंसी को डिजिटल कर दो, तो डिजिटल करेंसी लागू हो जाने से सारी चीजें पारदर्शी हो जाती है, चोरी करने की समस्या खत्म हो जाती है, कोई भी नेता चोरी न कर पाएगा। करेंसी डिजिटल कराने के लिए हम लोग चला रहे हैं, पूरा कैंपेन हमने चलाया, केंद्र सरकार को कन्विंस किया। वो लोग बोल तो देते हैं कि कर देंगे, प्रयत्न भी करते दिखाई देते हैं, लेकिन करते नहीं। क्यों? उनको पता है कि तो भ्रष्टाचार कैसे करें। कॉमनवेल्थ का ये जो है बजट कहां से पार करें, कोयला घोटाला कैसे होगा? तो ये सारे घोटाले जितने भी देश में हुए, जाने कितने घोटाले अब तक हो चुके हैं। कुछ सही हुए, कुछ गलत भी लोगों ने आरोप लगाए, जो नहीं थे वो भी बताए हुआ, लेकिन बहुत सारे लगातार हो रहे हैं। अब आप देखें, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो घूस ना लेता हो। बिना घूस लिए कोई काम नहीं होता। चाहे जहां जाओ हर जगह दलाली, कोर्ट जाओ वहां दलाली, आप आरटीओ जाओ वहां दलाली, आप टैक्स विभाग में जाओ वहां दलाली। सीधे सीधे कोई काम नहीं होता। हमने टैक्सेशन का दिया हुआ है कि सैकड़ों टैक्स लगाने की जरूरत क्या है। एक सिंगल टैक्सेशन प्रणाली में दी हुई कि सिंगल टैक्सेशन प्रणाली में 1% बैंक अकाउंट में आने वाली राशि पर, आवक राशि पर बैंक खाते में 1% लगा दो, सबका खाता अनिवार्य करो। खाते के माध्यम से सारे लेन देन होंगे, डिजिटल करेंसी सिस्टम लगा दो, अपने आप सारा का सारा टैक्सेशन रिकवर हो जाएगा। ना कोई चोरी होगी, ना कुछ लफड़ा होगा, टैक्स चोरी अपने आप बंद हो जाएगी, तो टैक्स भी खूब आ जाएगा। और सारे डिपार्टमेंट जितना इतना भर्राशाही घूसखोरी के लिए खुले हुए हैं, ये भी सब खत्म हो जाएगा। बहुत सरल है। न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव यदि जनता को समझ में आ जाए तो क्रांति हो जाए। लोग जीएसटी से परेशान हैं, लोग सेल्स टैक्स से परेशान हैं, उत्पाद कर से परेशान है, मनोरंजन कर से परेशान है, हर चीज पर टैक्स है। अब कहां तक लोग चुकाएं, कहां तक हिसाब किताब करें? इनकम टैक्स से परेशान। और सारे टैक्सों को हमने कहा खत्म करो, एक सिंगल टैक्सेशन लागू करो और सब सरल हो जाएगा। न्याय धर्म सभा की अगर सत्ता आती है, सरकार आती है, तो आप ये पक्का समझ लें कि बहुत सी बातें तो तत्काल प्रभाव से हो जाएंगी 111 में से। और कुछ बातें हैं जिनका विधेयक वगैरह पारित करना पड़ेगा, तो वो पूर्ण बहुमत आने पर उसका विधेयक भी पारित करके किया जा सकता है। जो नीतिगत है बहुत सी चीजें वो तो तत्काल हो जाएंगी, तो जनता को तो तुरंत राहत हो सकती है बड़ी जल्दी। और यथासंभव इन 111 प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए हम सभी लोग न्याय धर्म सभा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर ये सत्ता में आती है स्टेट में या केंद्र में, तो आप ये समझिए कि एक स्टेट में भी अगर ये आ जाती है तो पूरे स्टेट का भाग्य बदल जाएगा। और बस इसकी सत्ता को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, एक ही सत्र में जो चीजें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें तो तत्काल भी एक ही दिन में क्रियान्वित हो सकती हैं। तो एक दिन में ही वहां पे बहुत सारे उपद्रव समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक दिन की सरकार भी इसकी बड़ी कीमती हो सकती है। तो आप सब समझ सकते हैं कि यदि न्याय धर्म सभा आती है और इस तरह के ये सब महालोकतंत्र की प्रक्रिया, चारों जनाधिकारों की प्रक्रिया, ये सब चीजें अगर इंप्लीमेंट होती हैं तो जगत वैसे धन्य हो जाएगा। और चारों जनाधिकारों में तो हम लोग बहुत सारी चीजें तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं जाते, क्योंकि बजट का मुद्दा है। और बजट उन चीजों पर जितना डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है उसको करके 4 समान भागों में बांट के और चारों सेवाओं का अच्छे से संचालन कर दिया जाए, तो सभी को पूरी शिक्षा जिंदगी भर की निःशुल्क, इवन
मनुष्य को शोध अनुसंधान तक उसके लिए निःशुल्क हो जाएंगे। पीएचडी वगैरह जो करते हैं वो भी निःशुल्क। आप एमबीबीएस, इंजीनियरिंग जो भी करेंगे, बीएससी, एमएससी, कुछ भी करिए आप, पूरी शिक्षाएं निःशुल्क रहेगी। तो बहुत सरल है। जरूरत है सिर्फ सही बात की जानकारी। न्याय धर्म सभा सभी के सामने न्याय का पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे फैला रही है, और ये जन जन तक जैसे जैसे पहुंचेगा, बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी हम लोगों से धीरे धीरे संपर्क करेंगे, और बहुत सारे न्यायप्रिय लोग हैं, तो वो भी धीरे धीरे एनडीएस ज्वाइन कर लेंगे और कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक है। और एनडीएस का काम कोई बनावटी बातों पे नहीं, इसका तो प्रेस्क्राइब्ड सिस्टम है, एक ही घोषणा पत्र है इसका, और वो स्थायी घोषणा पत्र है, वो 111 प्रस्तावों पर आधारित है, और 111 प्रस्तावों पर आधारित है। संविधान की उद्देशिका में जो लिखा है आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सबको स्थापित करना इसका उद्देश्य संविधान का आज तक नहीं हुआ। अब न्याय धर्म सभा इस पूरे न्याय के कंसेप्ट को स्थापित कर रही है। तो अब आप देखिए पूरी रौनक बदलने वाली है। यूपी के जो लोग, कोई भी जो इस बात से अब भी अगर बदल जाए, कोई कांग्रेस है, कोई भाजपा है, कोई आम आदमी पार्टी है, या कोई दूसरे जो बहुजन समाज पार्टी है, सपा है, अन्य भी तमाम प्रकार की पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, जिनकी भी अकल खुल जाती है और न्याय का कंसेप्ट इनको अच्छा लगने लगता है। और न्याय का कंसेप्ट तो छोटा सा है कि जो एक नागरिक का अधिकार हो उसी के समान दूसरे नागरिक का अधिकार, सभी नागरिक समान है, ये संविधान में लिखा है उद्देशिका में, और लेकिन व्यवहार समान नहीं किया जाता। आगे के जो कानून है वो समान ढंग से नहीं बनाए गए, संविधान में ऊपर तो लिख दिया, और अंदर का जब कानून बनाने लग गए तो उसमें ना नीतियां समान बनाई गई, ना नियम समान बनाए गए, और ना कोर्ट के निर्णय समान रूप से हितों की रक्षा करने वाले। तो ये सारी की सारी गड़बड़ियां फैल गई। अब न्याय धर्म सभा इस कंसेप्ट को ही पूरा लेके आ रही है कि न्यायशील शासन प्रणाली ही लागू कर दो, न्यायशील शासन प्रणाली ही लागू कर दो, सब झंझट ही खत्म हो जाए। तो एनडीएस जो है वो न्यायशील पूरी शासन प्रणाली को इंप्लीमेंट कर रही है, न्यायशील अर्थव्यवस्था को नहीं ला रही है, न्यायशील सारी कार्यप्रणाली ला रही है, न्यायशील जनाधिकारों को प्रदर्शित कर रही है, न्यायशील महालोकतंत्र ला रही है। तो ये सभी चीजों को न्याय धर्म सभा जिस ढंग से ला रही है, सभी लोग इसको अपने अपने चुनाव क्षेत्र में इसका प्रसारण करें। और यहाँ रविवार ही ये प्रसारण यहाँ से चलता है न्याय धर्म सभा का, और इसमें प्रायः 1 घंटे का समय हम इसके लिए देते हैं, और कोशिश होती है कि न्याय के कंसेप्ट पे बात हो। सभी लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में इसका प्रचार कर सकते हैं, इसको लाइव दिखा सकते हैं, और इसे तो प्रोजेक्टर में भी चला सकते हैं कि फेसबुक ऑन करके उसे प्रोजेक्ट कर दें, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरी बड़ी स्क्रीन कहीं चला के और पूरे क्षेत्र में दिखाया जा सकता है। और इसे फिर यूट्यूब पे डाल दिया जाता है, यूट्यूब से लोग इसे लेके और बाकायदा सभी क्षेत्रों में अपने दिखा सकते हैं, और डायरेक्ट भी व्हाट्सएप पे या दूसरे तमाम माध्यमों से, या अन्य बहुत सी हैं इसकी तरीके हैं, सीडी के माध्यम से और पेन ड्राइव के माध्यम से, आजकल मोबाइल में भी सब स्टोर करने की सुविधा है सबके पास। तो इस तरह के वीडियोज, ऑडियोज, लेख, ये सब न्याय धर्म सभा के सभी लोगों को सुलभ कराए जा सकते हैं। पूरा प्रचार प्रसार जनता तक अगर न्याय का पहुंच जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि जितना आपके साथ छल कपट करने वाले जो हजारों साल से कर रहे हैं तमाम अनेक राजनीतिक दल के रूप में, उनका सबका अपने आप ही या तो हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और या फिर वो समाज में उपेक्षित हो जाएंगे, या तो रास्ता बदल लेंगे। और आप देखिए, रास्ता बदल लेने की ज्यादा चांस है। न्याय धर्म सभा जब से ये सामाजिक रूप से काम कर रही है, या राजनीतिक रूप से जब से इसने दबाव बनाया है, तो सभी दलों में न्याय का कंसेप्ट सबके घोषणा पत्र में स्थान बनाने लग गया, और मजबूर है। एक दिन ऐसा आएगा कि न्याय धर्म सभा का प्रभाव उनको विवश कर देगा। अपने 111 प्रस्तावों में से बहुत सारे लोगों के घोषणा पत्रों में आप दिखाएंगे आपको। न्याय धर्म सभा चुनाव जीते तब भी न्याय
कर सकती है, और ना भी जीते तब भी न्याय के लिए सबको विवश कर सकती है। ये माहौल ऐसा बना देगी, पर्यावरण ऐसा बना देगी, परिवेश ऐसा रच देगी कि हर पार्टी को न्याय का नारा लगाना पड़ेगा। अब होगा न्याय, अब होगा न्याय, अब होगा, जैसे चिल्लाएंगे सब। कांग्रेस ने चिल्लाया पिछले चुनाव में, देखा। अब भाजपा वाले भी चिल्लाएंगे। अब जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम शिक्षा सबको मिलने, सब समान है, अभी बोल रहे हो लगातार 10 राम राज्य से ले आए हैं, बताए कि हम जारी करेंगे, विषमता खोई। हाँ, लेकिन उनसे कहा जाए कि समान रोजगार का बहुत दिनों से दबाव बना रहे हैं, 25% शिक्षा, एजुकेशन को बात बोलो ना। आप तो कहते हैं कि लोन देंगे हम, शिक्षा पढ़ो, शिक्षा के लिए लोन ले लो। भैया लोन लेके शिक्षा पढ़े तो गिरवी नहीं हो जाएगा उसका डिग्री, वो बर्बाद हो जाएगा, फिर जिंदगी भर कमा कमा के ब्याज चुकाएगा तुम्हारा। लोन क्यों? निःशुल्क एजुकेशन होती है, और एजुकेशन टू ऑल, प्रति व्यक्ति शिक्षा। ऐसा नहीं कि जिन स्कूलों में शिक्षा चल रही है उनको और ऊंची शिक्षा, एसी लगा के दे रहे हैं बच्चों को, एसी वेसी की जरूरत नहीं है, शिक्षा की जरूरत है। वहां 2-4 घंटे जाके पढ़ना है उनको, सामान्य पंखे के नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, और सब कमा धमा के अपने घर में एसी लगा लेंगे। उनको शिक्षा रोजगार दे दो तो उनको, आपको मिड डे मील और स्कूल में एसी लगाने, और पैसा ज्यादा है तो चाहे तो लगा दो, लेकिन अभी तो पैसा ही नहीं, सब तक शिक्षा नहीं पहुंच रही। तो लोगों को पठन पाठन सामग्री चाहिए, ऑनलाइन सुविधा दे दो, एक टैब दे दो, शिक्षा के सारे शुल्क फ्री कर दो। और राजकोष काहे के लिए करोगे? राजकोष जनता का ही तो है, तो जनता से ही लिए हो, वो कमा के उनने दिया है, अब उन्हीं को उसमें से जब सेवाएं देने की बात आई तो आप दे ही नहीं रहे, आप राजा बन बैठे। तो ये जो नाटक चल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। सभी पार्टियों का निश्चित रूप से न्याय का कंसेप्ट जनता अब समझने लग गई है। अब जितनी भी पार्टियां बदमाशी कर रही थी उनको सबको न्याय का मंत्र जपना पड़ेगा, और ये इनको सबको हम न्याय का मंत्र जपवा देंगे, आप देखते रहना। एक भी पार्टी कोई ऐसी नहीं बचेगी जो न्याय शब्द से बच सके। सबको न्याय न्याय करना पड़ेगा, सबको न्याय का मंत्र देना पड़ेगा, सबको न्याय का नारा लगाना पड़ेगा। और न्याय धर्मसभा तो इस काम को 30 साल से करेगी, और ये सभी जगह इतना प्रचार कर देगी, इतना फैला देगी कि अब न्याय के बिना गुजारा नहीं होगा। तो अब तो वास्तव में ही होगा न्याय। अब दूसरी पार्टियों को भी बस कर देंगे कि तुम भी अब करो न्याय, नहीं तो हम विपक्ष में बैठे रहेंगे। एक आदमी भी हमारा जीत गया तो पूरे संसद में, पूरे विधानसभा में न्याय का नारा गूंजेगा। एक को शिक्षा दोगे दूसरे को नहीं दोगे, एक नागरिक को रोजगार दोगे दूसरे को नहीं दोगे, एक नागरिक को आवासीय सुविधा दोगे दूसरे नागरिक को नहीं दोगे, एक नागरिक को पेंशन दोगे दूसरे को नहीं दोगे, एक नागरिक को इलाज दोगे दूसरे को नहीं दोगे, तो क्या होगा? अभी देखो, बोले सब लोग आयुष्मान कार्ड बनवा लो। हाँ? आयुष्मान कार्ड जो एक तो सबका बनेगा नहीं, और दूसरा जिनका बन गए हम उनको वहां लाइन लगाए खड़े हैं, उनको कुत्ता बिल्ली की तरह बड़बड़ा रहे हैं, और उसी में उनके कार्ड में जबरदस्ती की बातें लिख के वो सब दूसरी चीजें अपना डॉक्टर लोग खरीदवा रहे मान। अरे शिक्षा ही निःशुल्क होनी चाहिए, चिकित्सा ही निःशुल्क होनी, अस्पताल ही निःशुल्क बनाओ। ये जब जाए अपना इलाज कराए चला है, आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत है? नहीं, वो आपको पैसे का खेल खेलते हैं, आपके साथ सेवाएं नहीं देते, वो पैसे का खेल खेलते हैं। तो समझो ये बहुत बड़ी चालाकी है। वो एक्चुअली वो अपने लोगों को पैसा पहुंचाने के लिए आपको आयुष्मान कार्ड देते हैं, ना कि आपको इलाज देना है तो अस्पताल में जाओ, सरकारी अस्पताल बनाओ, उसमें डॉक्टर बैठाओ, जाके इलाज कराए घर जाए। कार्ड की क्या जरूरत है? आयुष्मान कार्ड क्या करो? ये आदमी का जो आधार कार्ड है यही पर्याप्त है। आधार कार्ड ले लो, स्कूल चले जाओ, वहां एडमिशन मिल जाएगा। आधार कार्ड ले लो, पता चल जाएगा कि भाई तुम इसी देश के नागरिक, चलो भाई इलाज करा लो। स्कूल में जाओ फ्री में पढ़ो, अस्पताल में जाओ फ्री में इलाज कराओ, और हर जगह आप जहां जहां जाएंगे हर जगह ये चारों सेवाएं आपको मिलेंगी। एक जिसके पास घर नहीं है उनको सबको 1,000 स्क्वायर फुट न्यूनतम, अधिकतम 2,500 स्क्वायर फुट के प्लाट निःशुल्क रूप से लोगों को मिलने चाहिए। और उस पर हो सके तो एक आध रूम एंड बाथ किचन कुछ थोड़ा बना के भी दे दो, ताकि सब लोगों के पास आवास हो। कोई सड़कों पे लोग सो रहे हैं, फुटपाथों पे सो रहे हैं,
रोज ग्राम योजना पूरी विकसित करो। न्याय ग्राम योजना का हमने प्रस्ताव दिया हुआ। लोग पहाड़ियों में रह रहे हैं, दुखद जीवन जी रहे हैं, ना वहां शिक्षा है ना रोजगार है। अब कहते हैं वो जब भाग रहे थे पहाड़ी से पलायन हो रहा है। अरे पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वहां क्या करें? भूखों मरे। ना वहां शिक्षा मिल रही, ना रोजगार मिल रहा, ना हॉस्पिटल बनाते नहीं तो कोई जाने की स्थिति में डॉक्टर नहीं देता, जाए तो बड़ा दुखद जीवन है। साइकिल तक से जाने की जगह नहीं, ऐसी जगहों पे लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में। तो इनको सबको एक सुंदर, हम लोग तो कह रहे हैं पूरी ग्राम योजना बसाई जाए और उसमें शुद्ध जगहों पे जहां रहने योग्य है वहां पर उनको सबको प्लाट अलॉट दी जाए, वो आके वहां रहें और वहीं पर उनको शिक्षा दी जाए प्रत्येक ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायतों में अगर देखिए एक ग्राम पंचायत का 1 लाख की आबादी का हमने घोषित किया हुआ, और अगर 125 ग्राम पंचायतें बना दी जाएं तो उत्तराखंड में 1.25 करोड़ की कुल आबादी, ये सारी आबादी एक सड़क पे रह सकती है। सड़क के किनारे दोनों तरफ ग्राम पंचायतें बना दो 1-1 लाख वाली, तो एक सड़क पे ही 100-150 ग्राम पंचायतें बन जाएंगी। तो इसमें दिक्कत कहां है? ये सब बसाया जा सकता है और बहुत आराम से। जब एक ही सड़क पे पूरा उत्तराखंड रह सकता है तो इसको काहे के लिए पहाड़ियों में रखे हो? हम लोग इसको पूरी सुव्यवस्था दे रहे हैं और अगर एनडीए सरकार आती है तो ये सभी के अलायन पलायन की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, ये सब का हल हो जाएगा। और लोग ना कोई गरीब रहेगा, ना बेरोजगार रहेगा, ना अनपढ़ रहेगा, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको सुविधाएं, आवासीय, सबको घर, सबको अस्पताल। वो कहते हैं आयुष्मान कार्ड ले लो, हम कहते हैं आयुष्मान कार्ड नहीं, आप जो है अस्पताल ले लो सीधे, और अस्पताल में जाके वहां सीधे इलाज ले लो। स्कूल में फीस देंगे, वो कहते हैं फीस ले लो, हम कहते हैं स्कूल दो। स्कूल हो तो जाओ पढ़ो, वहां पे अपना वहीं पढ़ाई करो, एग्जाम दो। और स्कूल को भी अधिकांश तो चीजें घर बैठी हो जाएंगी। जब प्रशिक्षण की बात है वो तभी बुलाओ, नहीं तो शिक्षा तो घर बैठे करो। तो बहुत सिंपल है और सभी चीजों को बड़ी आसानी से सुलभ कराया जा सकता है। तो न्याय धर्म सभा अब आ गई है, अब ये या तो सुलभ करा देगी खुद अगर ये पहुंची सत्ता में, और नहीं तो अगर इस सत्ता दूसरे लोगों की सरकार बनती रहती है और न्याय धर्म सभा अगर विपक्ष में भी बैठते हैं इसके 1-2 लोग, तो भी उनको ये विवश करती रहेगी कि ये न्याय करो। तो इसीलिए हम लोग सभी जगह खड़ा कर रहे हैं अपना कैंडिडेट, और वो लोग अगर उनमें से कोई एक भी जीत जाता है तो एक आदमी वहां वेस्टिंग करेगा। अभी तो चाहे जिस पार्टी के किसी भी सांसद को, विधायक को हम लोग पकड़े और उससे कहें कि ये ले जाओ न्याय का प्रस्ताव वहां संसद में, विधानसभा में रखो ना, वो नहीं ले जाता। बहुतों से हम लोगों ने संपर्क किया, कोई नहीं ले जाता। क्यों? वो कहता है अरे हमको पार्टी से निकाल दे। अगर वो सही बात न्याय की करेगा वहां पे तो उसको कहते हैं पार्टी से निकाल दे। पत्रकार जितने आए उनको हमने कहा न्याय का कंसेप्ट तो उठाओ, वो कहते हैं हमको चैनल से नौकरी करते हैं, उनको निकाल देगा। कोई सही बात बोले कहने की अनुमति नहीं है, न विधानसभा में, न संसद भवन में, और ना ही कोर्ट में, और ना ही किसी सरकारी जगह पर, और ना ही किसी चैनल पे, मीडिया पे। कोई सही बात करने का कहीं कोई कार्यक्रम नहीं है कि अगर एक को शिक्षा मिलती है तो दूसरे को मिले। कोई नेता बोलता है ना ना ना। अगर एक को रोजगार मिलता है तो दूसरे आदमी को मिलना चाहिए, अगर एक को आवास मिलता है तो दूसरे को मिलना चाहिए, अगर एक को चिकित्सा मिलती है तो दूसरे को मिलनी चाहिए। ये बात कोई नेता बोलता है ना, ऐसा नहीं बोलेगा। वो कहेगा नहीं, सबको राशन कार्ड दिया जाएगा, रोजी नहीं रोटी दी जाएगी, मिड डे मील में खाना, गरीब हो कपड़ा ले लो, खाना ले लो, समोसा ले लो, लेकिन रोजगार मत मांगना। रोजगार वो लोग अपने पास रखेंगे, अब तुमको उसी में नौकर बनाएंगे, वो तुम्ही से उगाएंगे, वो उगा के अपने पास रख लेंगे, उसी में से तुमको भीख देंगे। कितनी बढ़िया टेक्निक, कितनी चालाकी से भरी हुई, धूर्तता से, और ऐसा हो रहा है चल। तो अब न्याय की जरूरत है। न्याय का ये जमाना हम लोग ला रहे हैं। न्याय का जमाना ये इस दुनिया को ही रूपांतरित करके रख देगा। और न्याय धर्म सभा का अब युग आ रहा है, माने न्याय का युग आ रहा है।
तो न्याय का युग जो है ही सतयुग होता है। अगर समाज में न्याय हो जाए तो समाज में सतयुग आ गया। सत्य निर्णय को ही न्याय कहते हैं। तो इसीलिए न्याय का युग जो है वो सतयुग है। जिस भी देश में न्याय का कंसेप्ट स्थापित हो जाएगा वहां आप देखोगे बिल्कुल सतयुग जैसा वातावरण हो जाएगा। ना कोई गरीब, ना कोई भूखमरा, ना कोई तबाह, ना कोई परेशान, ना बेघर, ना बीमार, सबको स्वास्थ्य, सबको चिकित्सा, सबको सुविधा, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सब पूरा सब सुलभ मिलेगा। अब बहुत सरल है, बहुत आसानी से सब तक पहुंचाया जा सकता है। तो हम लोग ये न्याय के प्रचार प्रसार में सभी लोग लगे रहे। न्याय धर्म सभा के सभी कार्यकर्तागण न्याय के कंसेप्ट को जन जन तक पहुंचाएं और ये घर घर तक जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पर न्याय का बोध पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति के नजदीक तक जाना चाहिए, उसकी बुद्धि को छूना चाहिए, उसकी आंख में ये पोस्टर पहुंचना चाहिए, उसके कान में न्याय का ये मंत्र गूंजना चाहिए। और ये हम सब का कर्तव्य है। जहां कहीं आप लोग खाली बैठे रहते हैं तो वहां खाली बैठ के टाइम मत खराब करिए, बाहर निकलिए, किसी को कुछ बोलिए, न्याय का प्रचार करिए, 2-4 पंपलेट जेब में रखिए। इस तरह की पंपलेट जो है वो जेब में रखे रहिए, उसको दिखाइए। और सस्ते पंपलेट बनवा लीजिए, वो सभी को 2-2 पैसे 4-4 पैसे का पंपलेट देते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। कुछ ना कुछ हमेशा रखे रहो। और एक आध बैग एक रखो, उसमें कुछ रखे रहा करो, निकालो एक दे दिया करो। पहले थोड़ा सा बताओ, थोड़ा इसको दे दो और बता भी दो थोड़ा सा कि ऐसा ऐसा है न्याय का कंसेप्ट, इसको पढ़ना बहुत मजेदार है। और न्याय जो है जैसे जैसे आएगा, एक बात और भी बता दें, न्याय धर्म सभा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे सभी पार्टियां धीरे धीरे न्याय धर्म सभा के या न्याय के कंसेप्ट को अपने आप स्वीकार करने लगेंगे, उसके बिना वो उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो न्याय की तरफ ये सभी मुड़ेंगे अभी, और इन्हीं 10-5 सालों में ही हम इनको सबको इसके लिए विवश कर देंगे कि ये पूरी तरह से न्याय के कंसेप्ट को स्वीकार करें, उसी पर बोलें, उसी पर भाषण दें और काम करें। और नहीं तो इनका कोई वजूद नहीं बचेगा। हम लोगों की जो पार्टी है न्याय धर्म सभा, ये जाहिर है 30 साल से काम कर रही है। इसको राजनीतिक कोई दांव पेच करना होता ना तो ये पहले ही कर रही होती, इतने दिन तक सामाजिक रूप से क्यों कर रही। वो इसीलिए कि न्याय का जो मुद्दा है वो वास्तव में मनुष्य की आत्मा की आवाज है, आत्मा की प्यास है। न्याय मानव जो है न्याय धर्मी जीव है, न्याय ही मानव धर्म है। इसलिए न्यायालय इसका सर्वोच्च मंदिर है, न्याय विधान ही इसका सर्वोच्च धर्म ग्रंथ है। न्याय ही इसका नेत्रवान जीव है, इसमें ज्ञान चक्षु खुलता है, बुद्धि का नेत्र, ये बोध होता है इसको उचित अनुचित सही गलत का। लेकिन ये बताने से ही होता, अपने आप से नहीं होता। बताओगे तो इसे हो जाएगा, जैसे पढ़ाओगे तभी पढ़ता है। बच्चे को नहीं पढ़ाओगे तो अपने आप से नहीं पढ़ सकता, चाहे जितना किताबें चारों तरफ रखी, अपने से नहीं पढ़ सकता। कितनी भी उसके चारों तरफ काखा काखा लिख के रख दो, वो कभी शिक्षित नहीं हो पाएगा। लेकिन आप पढ़ाओगे तो पढ़ जाएगा। ये अद्भुत है। अपने से बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि को सोई जाने की देव जनाई। अगर जनाया जाएगा तो जान पाएगा, समझाया जाएगा तो समझ पाएगा, बोध कराया जाएगा तभी बोध होगा, अपने आप से नहीं होगा। अपने आप से तो ये बिल्कुल बुद्धू रह जाएगा। तो इसे जनाओ, सभी जगह घर घर पहुंचाओ, जन जन तक जाओ। कोई जगह आपके क्षेत्र में ऐसा ना हो, आप जिस भी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र का कोई एक आदमी भी ऐसा ना बचे जिसको आप ना पहचानते हो और ना उसको बताया हो। तो सभी जगह पहुंचाना पड़ेगा। तो सभी एनडीए से कार्यकर्ता, और सभी लोग कार्यकर्ता बनो और बनाओ, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इसके बनाते रहो। हर चाहे जिस भी आदमी क्षेत्र का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, इससे कोई मतलब नहीं। न्याय सबकी जरूरत है। वो स्त्री हो, पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो, इससे कोई मतलब नहीं। न्याय की शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण सबको चाहिए। ये पूरी मानवता को चाहिए। तो सभी को बनाना है, घर घर तक जाना है, जन जन तक पहुंचाना है। इस कंसेप्ट के साथ सभी लोग
कोशिश करें कि आगे बढ़ें और अपने साथ लोगों को भी जोड़ते रहें, आगे बढ़ाते हैं। एक आप कार्यकर्ता हैं तो आप कम से कम 10 या 100 कार्यकर्ता अपने साथ और बनाइए, और उनको भी यही बात बताइए कि आपको भी 10 या 100 कार्यकर्ता ऐसे ही बनाते रहना, तैयार करते रहना, बता समझा के उसे योग्य बनाते रहना। तो घर में अपना घर का खर्चा तो चला लो कमा के, और फिर जो घंटे 2 घंटे कोई टाइम रोज निकालो और उसमें न्याय के कार्यकर्ता बनो, और फिर बीच में मौका मिल जाए तो योग्यता थोड़ी बढ़ा लो, एसक्यू थोड़ा ठीक करो, और उसके बाद मौका पड़ जाए तो कभी कभी चुनाव में भी खड़े हो जाओ, उसका भी आनंद लो और संसद में जाके बोलो यही बात, फिर देखो मजा। और न्याय का समर्थन तो इतना तगड़ा होने वाला है, और ये अत्यंतिम विकल्प है, इसे छोड़ के ना कोई बच सकता है ना इससे आगे बढ़ सकता है, इससे आगे कुछ होता नहीं, अंतिम है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये अंतिम बात है इस जगत की, इनका उल्लंघन कभी कोई नहीं कर सकेगा, ये अत्यंतिम है। और यहीं पर आकर के सुख शांति मिलेगी हर नेता को, हर पार्टी को, हर जनता को, हर मनुष्य को, हर जीव को। इनफैक्ट सारे जीव भी मानवाश्रित हैं, तो मनुष्य जो है न्यायाश्रित है और सभी जीव मानवाश्रित हैं। ये बड़ा अद्भुत है। सारा जगत मनुष्य के छत्र छाया में अपना जीवन देखता है, और मनुष्य अपना जीवन देखता है न्याय की छत्र छाया में, है ना अद्भुत। तो ये एक सुंदर कैंपेन है जो विगत इतने लंबे समय से चल रहा है। हम चलाते इसे बचपन से रहे, लेकिन पूरी तरह से सामाजिक रूप से इसको हमने उतारा है पिछले 30 सालों से। 25 सितंबर 1990 को, तब से इसको हम सामाजिक रूप से करते चले आ रहे हैं। अब इसे राजनीतिक रूप से भी उतारा है, अब पिछले 2 सालों से इसमें हम राजनीतिक रूप से भी काम कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे देश और पूरी दुनिया में, एक्चुअली इसका उद्देश्य केवल भारत नहीं है, पूरी दुनिया में न्याय चाहिए। क्यों? मानवता जहां भी है वो दुख में क्यों रहे, वो चाहे युगांडा हो और चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो और चाहे अरब हो, कोई कुछ भी हो, इंसाफ सबकी मांग। हर नीचे अबल जो है अपने लिए न्याय चाहता है, उसके हितों को दूसरा लूट लेता है सबल, उसे बचाना तो पड़ेगा। अबल को सबल से बचाने वाला केवल न्याय का ही धर्म है, अन्य कोई भी नहीं। तो इसको तो लाना ही पड़ेगा। और सभी लोग, पढ़ा लिखा आदमी तो हमारी बात तुरंत समझ जाएगा, जो धूर्त किस्म का है, बेईमान है, जिसे पंचदोष घेर लिए हैं उसको, और जो मूर्ख है, नहीं समझता उसको। तो इनकी आबादी ज्यादा से ज्यादा 1 से 5% है, तो 1 से 5% को छोड़ दो, वो पीछे अपने आप सुधर जाएंगे। और जो ठीक ठाक बीच के 95% लोग हैं, इनको जो है सबको न्याय का कंसेप्ट समझाओ और सबको आगे बढ़ाओ। तो जन जन तक जाना है और न्याय का फर्ज निभाना है हम लोग। तो आज का कार्यक्रम का समय पूर्ण हो रहा है। सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जितने लोग भी देख रहे होते हैं अधिक से अधिक शेयर करना शुरू कर दिया करें शुरू में, और बिना शेयर किए ना रुके, शेयर करते रहें। और उस पर कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके उसमें नीचे पूछ सकते हैं, वो अगले प्रोग्राम में उसे लिया जाएगा। और किसी को कुछ कहना है तो उसमें कह सकते हैं, बूट पटांग बातें ना लिखें, न्याय से संबंधित बात ही कुछ भी पूछें। और जरूर कोई कुछ करता है तो उसे बाहर करें, और 1 से 5% आदमी को हमेशा दूर रखें, बाहर रखें। वो हमेशा अपराधी किस्म का रहता है और वो बदतमीजी से बातें करता है, गाली गलौज बेहूदगी दूसरे की, उसकी कोई उसके भीतर रिस्पेक्ट नहीं होती, उसके हितों का वो आदर नहीं करता। तो उसको जंगली टाइप का है, उसे बाहर रखो 1 से 5% आदमी को, और बाकी 95% आदमी तक न्याय से सब सहमत मिलेगा। तो आज का कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो यहीं पर हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हर हर न्याय, 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 हर हर न्याय। एनडीए जिंदाबाद।